क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे अल्लाह पर लिखा है, होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर, फ्लैश कोर्स का अगला वीडियो जो कि है टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वैसा चीज है जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। यहां देखिए सर, कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर है। पहला है सर रिंग चेन आइसोमर। यहाँ क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिफरेंट पेरेंट चेन होना चाहिए। ये दो एग्जांपल्स बनाए हैं, डिफरेंट पेरेंट चेन यहाँ है और डिफरेंट पेरेंट चेन यहाँ है। यहाँ पे देखिए कि रिंग के केस में भी पेरेंट चेन, आप रिंग को मानते तो पेरेंट चेन यहाँ है और ये फोर नंबर रिंग है, पेरेंट चेन यहाँ ये हुआ। इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या है सर, चेन आइसोमर, और इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या है सर, रिंग आइसोमर। अगर आपका पेरेंट चेन रिंग हो तो आप उस तरह के आइसोमर को क्या बोलेंगे, रिंग आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमर क्या होगा, सेम पेरेंट चेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन। पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सर यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 3 नंबर पे लगाया है और यहाँ पे हमने 1 2 2 नंबर पे ब्रोमीन को लगाया है। ऑर्थो मेटा पैरा देख रहा क्या है सर, पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल डाइईन आयन करिए, अल्कोहल ईथर करिए, या फिर आप कीटोन और एल्डिहाइड करिए, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर करिए। ठीक है। नेक्स्ट इज मेटामर। मेटामर वैसा आइसोमर है जहां आपका जो फंक्शन ग्रुप डाइवेलेंट होना चाहिए। एग्जांपल ईथर हो गया, कीटोन हो गया, या फिर ईस्टर हो गया। अब देखिए जैसे ही डाइवेलेंट होगा तो इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। आपको दोनों तरफ के आर होगा करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो नया नया फॉर्म्स निकल के आएगा उसका बोलोगे क्या, उसका बोलोगे मेटामर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ कीटोन था, हमने कीटोन के पोजीशन को चेंज कर दिया, इसलिए क्या हुआ है, ये दोनों आपस में मेटा, दोनों तरफ आर का वैल्यू क्या हुआ है, आर चेंज हो गया है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टॉटोमर्स। इसका हमने वीडियो डाल रखा है, अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में जाके पढ़ना है तो वहां से जाके पढ़ सकते हैं। हमने बस जस्ट बताया, क्या बताया, बस जस्ट बताया हुआ है, जो कि आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट देखिए सर, टॉटोमर एक ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जहां केमिकल रिएक्शन होंगे, ए और बी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ए और बी को आप आपस में क्या बोलेंगे, टॉटोमर बोलेंगे। कंडीशन देखिए एक्स वाई और जेड पे ऐसा माहौल आपको दिखना चाहिए। वाई शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, ऐसा होना चाहिए। ये जो अल्फा पोजीशन है ये sp3 होना चाहिए और यहाँ पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए अब होता क्या है, जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म। ठीक है। अब ये जो कीटोइनॉल, इसको बोलते हैं कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, टॉटोमरिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। ये जो रिएक्शन है एसिड बेस कैटालाइज होता है। अगर आप एसिड बेस डालोगे तो ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा, रिएक्शन फास्ट हो। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, बट कुछ कंडीशन है जहां इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है तो बोलोगे इनॉल कंटेंट, परसेंटेज ऑफ इनॉल डिस्कस करते हैं आप क्या बोलते हो, इनॉल कंटेंट। इस पे भी बहुत सारा सवाल आता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो इनॉल कंटेंट आपका हाई होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है तो इनॉल कंटेंट लो होगा। जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, बट कुछ ऐसा कंडीशन है अगर आपका इनॉल एरोमेटिक हो जाए, जैसे कि आप फिनॉल बन गया ना एरोमेटिक, तो ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में इनॉल ज्यादा होगा। एरोमेटिक अल्ट्रा एरोमेटिसिटी, अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपका जो इनॉल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। अगर आपका इनॉल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखिए यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, बट यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ आप रेजोनेंस करा रहे हैं, तो इस केस में भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर इनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाए, अगर इनॉल में क्या हो जाए सर, यहां देख रहे हैं आप इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, तो सर उस केस में क्या होगा, उस केस में इनॉल ज्यादा प्रेजेंस होगा। एक और बात ध्यान में रखना है सर, जिससे बहुत बार सवाल पूछा गया, ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों को आप बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं बना सकते, इसीलिए डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन या फ्लूइड के यहाँ पे नहीं बन सकता। इस वजह से इस पॉइंट पे कभी आप पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, तो इन दोनों कार्बन को कभी आप टॉटोमरिज्म भी नहीं कर सकते। इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगला देखिए सर, इसको आप देखिए, अगर आप देखिए ना 1 2 3, इसको हम 1,3 टॉटोमरिज्म कहते हैं। अकॉर्डिंगली अगर ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक, तो यहां से ड्यू टू रेजोनेंस आपका टॉटोमरिज्म पॉसिबल है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,5 टॉटोमरिज्म। अगर आप यहां से जाएंगे तो अब बीच में सेम पाइपलाइन है, सेम तरह का कॉन्जुगेशन है, इसका बोलोगे 1,7
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, छाप लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए सर, हम अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर आप नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर का बात करोगे तो सर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, देखिए यहां पे एक डीओयू होता है, इसी को आप दूसरे भाषा में मतलब दूसरे टर्म में डीबीई बोलते हैं, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड डीओयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर कोई भी एक रैंडम सा एक जेनेरिक हमने एक कंपाउंड लिया ऑर्गेनिक का जिसमें CaHb HCODNe है, नंबर ऑफ कार्बन ए है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डी है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन ई है, तो आपका डीओयू होगा कितना डबल बॉन्ड है, कितना आप उसमें रिंग है, वो होगा 2a+2 - b+c - e/2। 2a+2 इसको जोड़ना इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप बस पेन उठाइए, बॉन्ड काटिए, जितना बॉन्ड काट के आप सैचुरेटेड बना पाएंगे उसको आप क्या बोलेंगे। यहां 3 बार बॉन्ड काटना पड़ा, यहां 2 बार बॉन्ड काटना पड़ा, जितनी बार बॉन्ड काट के आप क्या बना पाएंगे, उसको सैचुरेटेड सिस्टम बना पाएंगे, ठीक है। यहां पे सर एक बार अगर यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड काट के क्या बना पाएंगे, सैचुरेटेड बना पाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करना है तो जनरली आपको वहां पे काउंटिंग ही करना पड़ेगा। जनरली आप ऐसा करना है कि मैक्सिमम कार्बन चेन से मिनिमम पेरेंट चेन, मैक्सिमम पेरेंट चेन से मिनिमम पेरेंट चेन तक आप फोटो ड्रॉ करके बनाइए। कुछ एक है जो आपको याद करना पड़ेगा, C5H12 का 3 होता है, C6H14 का 5 होता है, C7H16 का 9 होता है, C8H18 का 18 होता है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, डिफरेंट क्या होगा बोलो, डिफरेंट होगा ओरिएंटेशन। क्या डिफरेंट होगा यहां पे सर, डिफरेंट होता है क्या, ओरिएंटेशन। एक दूसरे के अबाउट जो स्पेस में ओरिएंटेशन है सर वो क्या होगा, वो आपका डिफरेंट होगा। हेलो, एक दूसरे के अबाउट जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो 4 ग्रुप जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं वो सारा सेम प्लेन में होना चाहिए, और एक कार्बन के 2 ग्रुप कभी सेम नहीं होने चाहिए। आजू बाजू में सेम है कोई दिक्कत नहीं, कार्बन के सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर केस देखेंगे सर, 2 तरह का, ये कुछ टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। एक सिस ट्रांस, सिस ट्रांस तभी आप कर पाएंगे कि दोनों कार्बन में मिनिमम एक ग्रुप क्या हो, सेम हो। अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ये वाला आपका सिस हो जाएगा, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस। नेक्स्ट इज EZ और इजी आइसोमरिज्म। यहां पे सर चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। अगर चारों ग्रुप अलग है, मान लीजिए ये वाला फोटो आपको दे रखा है और यहां पे आपको निकालना है कि E है या Z है, तो सर दोनों कार्बन पे क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी क्या लिखा हुआ है, एटम अटैच्ड हैविंग हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी कैसे होगा सर, अगर एटॉमिक नंबर हाई है, क्या देखना पड़ेगा आपका, एटॉमिक नंबर हाई मींस हाई प्रायोरिटी। जो एटम अटैच्ड है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 ये 2, इधर ये 1 ये 2। आइसोटोप्स वाले में जो ज्यादा मास का आइसोटोप है उसका प्रायोरिटी हाई होता है, जो कम मास का आइसोटोप है उसका प्रायोरिटी लो होता है, ठीक है सर। तो यहां पे अगर देखेंगे, अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो Z, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है तो E, ठीक है सर। नेक्स्ट होता है C90। ये जनरली ऑक्साइड्स के केस में हम बताते हैं, अगर HOH सेम साइड है तो सेम, HOH अपोजिट साइड है तो N, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए सर, अगर आपका n एसिमेट्रिक है, सिस्टम आपका एसिमेट्रिक है, तो सर हर सब पे सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो 2 to the power n बनेगा। और अगर आपका n सिमेट्रिकल हो गया, मतलब सो काटेंगे दो सेम चीज आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे, उस केस में अगर n आपका ऑड है 2 to the power n-1, अगर n आपका प्लस 2 to the power n-1/2, और n अगर आपका n इवन है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1, ठीक है सर। ये नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, जहां n क्या है, n इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। कितने, या तो डबल बॉन्ड का पेन कंसीडर करेंगे, या फिर अगर रिंग है तो रिंग के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, उसको भी आप n में एक वैल्यू देंगे। n को कह सकते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है। सब डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना, वैसा डबल बॉन्ड जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे,
उसका बोलेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर भी बोल सकते हैं, एनी ज्योमेट्रिकल सेंटर, वैसा डबल बॉन्ड जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है सर? कोई भी वैसा सॉल्यूशन जो पीपीएल को रोटेट करे उसका बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो बोलोगे सर ये सॉल्यूशन डी था, ऑप्टिकली एक्टिव में। अगर एंटी क्लॉक करे बोलोगे सॉल्यूशन एल था। कब ऐसा पॉसिबल है कि जो इसमें आपने जो मॉलिक्यूल लिया है, ये मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है सुपर इंपोज ना हो। अब कब सुपर इंपोज नहीं होगा मिरर इमेज? अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आ रहा बात समझ में? इसी को आप कायरल सिस्टम भी बोलते हैं। जनरली जो प्लेनर सिस्टम है, जो जनरली क्या है, जो प्लेनर है सिस्टम, वो उसके पास कोई ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा ही होगा। आ रही बात समझ में? प्लेनर सिस्टम विल ऑलवेज हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो प्लेनर तो हमेशा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कार्बन हैविंग ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट। कार्बन, अगर sp3 कार्बन का बात करेंगे, उस पर अगर आप चारों ग्रुप डिफरेंट लगाओगे तो उसमें कभी पीओएस नहीं आएगा और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो ये भी अलग और ये भी अलग, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? जुड़वा भाई, और आप कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब दोनों सेम सेम ही दिख रहा है, तो कुछ तो इन लोगों को अलग दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो क्या बोलते हैं, कुछ तो मार्किंग करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं सर एक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर वैसे डिसाइड होगा जैसे हमने लास्ट इजेड में किया था कि अगर ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप लगा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे? वो ज्यादा प्रायोरिटी है। अगर आइसोटोप के केस में हायर आइसोटोप ज्यादा प्रायोरिटी है, लोन पेयर विल हैव मिनिमम प्रायोरिटी। अगर आप लिखना चाहते हो तो जो लोन पेयर है उसमें मिनिमम प्रायोरिटी होगा। जो मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डैश में डालिए, अवे फ्रॉम में डालिए। फिर 1 2 3 करिए। अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा तो आर, अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा एस। ठीक है सर, अब देखिए 3-4 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक है सर आपका वेज डैश। अब अगर वेज डैश, दूसरा फीचर, ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, और तीसरा होता है सर न्यूमैन। जनरली ये देखेंगे तो इक्लिप्स फॉर्म हमने सारा का सारा बना रखा है। ये वाला जो फोटो यहां बनाया वो यहां जाएगा और ये सामने यहां आएगा। अगर बी बना रहे हैं तो यहां जाएगा। देखिए ना, आप अगर यहां खड़े हो जाएंगे छोटे बनके तो ये आपके राइट में है, यहां भी आप खड़े हो जाएंगे तो ये भी आपके राइट में। अगर आप सी बनाएंगे तो सी आपके लेफ्ट में जाएगा। अब देखिए ए के पीछे अगर यहां कुछ जाओगे, डी डाल दो, इसके पीछे ये है तो यहां डी जाएगा। बी के पीछे आप बी डाल दो, बी जाएगा। अगर सी के पीछे एफ डालोगे तो एफ यहां आएगा। सेम टू सेम आप यहां उठा के डाल सकते। देखिए लेफ्ट राइट कर दीजिए। अगर आप ए यहां डाला है तो बी यहां जाएगा आपके राइट में, सी आपके लेफ्ट में। अब ए के पीछे डी है तो डी यहां जाएगा, देखिए ध्यान से। और बी के पीछे क्या जाएगा? बी ही डाला, बी डाल दीजिए। और सी के पीछे क्या जाएगा सर? एफ जाएगा। ये न्यूमरल प्रोजेक्शन है। जो ऊपर वाला डॉट देख रहे हैं ये सामने वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, जो पीछे वाला गोला देख रहे हैं वो पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको अगर इस देखिए क्या कार्बन का पास सिंगल बॉन्ड है, आप क्या कर सकते हैं? आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जितनी बार रोटेट करोगे ना, जो स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहा है उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल कन्फॉर्मर्स, बट 60 के मल्टीपल पे जो आएगा वो हमारा क्या है? वो हमारा इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स है। तो देखिए अगर आप कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन देखेंगे तो इक्लिप्स जो है वो लीस्ट स्टेबल है। इक्लिप्स में क्या होता है? जो CH3 आमने सामने होगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा। उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स में बॉन्ड्स तो आमने सामने है, बट जो बड़ा ग्रुप है CH3 वो दूर दूर है, इसीलिए लेस। गॉस उससे ज्यादा स्टेबल। और एंटी में क्या होगा? CH3 अपोजिट साइड एकदम दूर, उसका बोलोगे एंटी। तो ये क्या है सर? अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूटेन देखोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। रेसिंग मिक्सचर क्या होता है? अगर मान लीजिए आर दोनों जो भी मिरर इमेज है उसको अगर आप बराबर में मिलाएंगे 50% आर 50% एच, तो या फिर अगर मल्टीपल नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो मिरर इमेज को अगर साथ में मिलाएंगे और दोनों का अगर आप इक्वल रेशियो लोगे, 50-50% लोगे, तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि क्या होगा सर? अगर एक प्लस में घुमा रहा है तो दूसरा माइनस में घुमाएगा, इसको बोलते हैं रेसिंग मिक्सचर। दूसरा है मेसो कंपाउंड। मान लो कि सर सिमेट्रिकल कंपाउंड आ गया, बट यहां भी कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है। इसका जो रोटेशन है प्लस थीटा, वो बाकी हाफ है उसका रोटेशन माइनस थीटा, नलिफाई कर दे रहा। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और कायरल कार्बन दोनों हो, कायरल कार्बन क्या बोलता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आएगा। हमारा बात समझ में, इसलिए मेसो कंपाउंड है। नेक्स्ट इज डायस्टेरियोमर, वैसा आइसोमर जो ना तो आइडेंटिकल हो और ना ही मिरर इमेज, उसका बोलोगे
वैसा स्टीरियो आइसोमर जो ना तो आइडेंटिकल हो और ना ही मिरर इमेज, उसका बोलोगे डायस्टीरियोमर्स। जनरली अगर मान लो कि एक ऐसा है कि एक पे RS है दूसरे पे RR हो गया, दो कायरल सेंटर वाला ऐसा ही, उसका क्या बोलोगे डायस्टीरियोमर। जनरली जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे डायस्टीरियोमर ही होते हैं। ठीक, क्योंकि ना तो मतलब ना तो आइडेंटिकल है ना तो वो क्या है मिरर इमेज, बट स्टीरियो आइसोमर तो है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर सारे सारे क्या होते हैं, सारे के सारे डायस्टीरियोमर होते हैं सर। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यहां भी सर R और S दोनों होने का चांस है। ठीक है, तो अगर एसिमेट्रिकल है तो टू टू द पावर n सब पे RS करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। सिमेट्रिकल है और ऑड है टू द पावर n माइनस, सिमेट्रिकल है सर ऑब्वियसली मेसो कंपाउंड यहां आएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा टू द पावर n माइनस 1, और मेसो कंपाउंड का जो नंबर है ये कायरल कार्बन भी है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बिकॉज़ ऑफ प्लेनो सिमेट्री। ठीक है, टू टू द पावर n माइनस 1/2। एसिमेट्रिकल क्या होगा टू द पावर n माइनस 1, और अगर इवन है टू द पावर n/2 माइनस 1। कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं बट ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल एलिन स्ट्रक्चर, दो डबल बॉन्ड साथ में दिखेगा तो ये क्या चला जाता है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लोगे तो आपको कभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। सेम काम होता है डायफिनाइल सिस्टम के साथ, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो डिपल्सन की वजह से रोटेट हो जाता है, तो अगर आप दोनों ग्रुप अलग अलग हो कभी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इसकी वजह से दोनों क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसके मिरर इमेज भी जनरेट होंगे। ठीक है सर, तो ये तो था आपका आइसोमेरिज्म का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। आप जाइए अपना A4 साइड शीट रेडी कीजिए और उसपे सारा का सारा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए नोट्स